ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इसके बारे में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो सेल्स में पाया जाता है, जिसमें डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो डीएनए में जो स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, उन्हीं का यूज करते हुए उसी का जस्ट कम्प्लीमेंट्री आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये डीएनए है, देखिए इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, है ना। तो एक स्ट्रैंड इसमें से कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक होता है कोडिंग और एक होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड ही काम आता है ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए के सिंथेसिस में। ठीक है, कैसे? तो ये 2 स्ट्रैंड हैं, जैसे देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो जुड़ता है, पर वो कहाँ पर जुड़ेगा, ये कैसे पता करें? तो वो जुड़ता है प्रमोटर रीजन में। ठीक है, कोई भी जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, ठीक है, जीन्स मतलब जहाँ पर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये एक स्टार्ट पॉइंट है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैसेंजर आरएनए या कोई भी दूसरा आरएनए जो है वो बनेगा। ठीक है, तो उससे जस्ट पहले कुछ विशेष सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जैसे TA ठीक है, इसको ये लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड पहले होते हैं, कहाँ? स्टार्ट पॉइंट से, मतलब ये अप स्ट्रीम में होते हैं। अप स्ट्रीम मतलब स्टार्ट पॉइंट से पहले होंगे तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, और इस दिशा में होंगे तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, ये क्या होते हैं? प्रमोटर रीजन कहलाते हैं इसके कारण से, और ये मदद करते हैं आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसको बाइंड करने में। ये प्रमोटर रीजन में ही बाइंड करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में एक सिग्मा फैक्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, और ये इस प्रक्रिया को शुरुआत करने में ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग करने के लिए ज़रूरी होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, इसको स्टार्ट करने में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, ये इस्तेमाल होता है। ये जुड़ जाएगा तभी ये एंजाइम्स यहाँ पे अच्छे से काम कर पाता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो 2 स्ट्रैंड जो हमने देखा, एक कोडिंग और एक टेम्पलेट। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आरएनए बनता है वो जस्ट कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा। ठीक है, पर बनेगा किससे? वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से कैसे बनता है? ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये खुल गया है। ठीक है, ये स्टैंड यहाँ पे खुल गया है ना, बीच में ये गलत बन गया है, ये खुल गया इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों स्टैंड क्या हुआ, दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ओपन हो गए। ओपन डीएनए फॉर्मेशन होता है सबसे पहले। ठीक है, उसी को यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद फिर आरएनए का सिंथेसिस चालू होता है। देखिए यहाँ पे जो ये छोटा सा 2 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आके जस्ट उसके कम्प्लीमेंट्री जो रहता है उसके अनुसार जुड़ जाते हैं। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? तो जनरली शुरुआत में ए या जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, डीएनए में टी है, तो यहाँ पर शुरुआत में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ये आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना, और ये जो टेम्पलेट है स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। तो जो आरएनए बनता है ना, वो इस कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा बनता है। ठीक है, वो कैसे, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे जस्ट कम्प्लीमेंट्री बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए हमेशा किसके साथ से जुड़ता है? टी के साथ जुड़ता है, आरएनए में यू के साथ जुड़ेगा, है ना। और सी हमेशा किसके साथ जुड़ता है? जी के साथ जुड़ता है। ठीक है, बाइंडिंग करता है। तो मान लीजिए अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा, है ना। तो जो पहले से जो डीएनए बना हुआ था, उसमें भी तो आखिर जो यहाँ टी है अगर, तो इसके सामने इसमें क्या होगा? ए होगा।
और यहाँ जी है तो इसके सामने यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। और अगर यहाँ पे ए है तो तीसरा क्या आएगा न्यूक्लियोटाइड, टी आना चाहिए, सॉरी आरएनए में तो टी नहीं आएगा, आरएनए में यू आएगा, है ना, परंतु डीएनए में यहाँ पे टी होगा। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही आरएनए बनता है, बस अंतर ये रहता है कि टी के जगह में आरएनए जो बनेगा तो उसमें यू होता है ना, यूरेसिल बेस वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है यूरिडीन वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे जुड़ते हैं। जनरली ए और जी ये पहला न्यूक्लियोटाइड होता है सामान्यतः। ठीक है, और टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो होता है उससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये जुड़ना चालू किया, लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक के बाद एक जुड़ते हैं, जो कि इन दोनों के बीच जुड़े रहेंगे। डीएनए और आरएनए एक हाइब्रिड का निर्माण करता है। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये आरएनए, तो दोनों क्या बनेंगे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ठीक है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, जुड़े रहेंगे। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो बनते जाएगा, तो आगे स्टेप में जैसे ये देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा बाहर निकलते जाता है ना। जो यहाँ पर पेयरिंग वाला हिस्सा है यहाँ पर ये लगभग 8 से 10 या 12 स्ट्रैंड का ही न्यूक्लियोटाइड लंबा ही होता है जो जुड़ा होता है, बाकी फिर ये फ्री होते जाता है ना। तो आरएनए जो सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम एंड पहले बनता है, फिर 3 प्राइम एंड की ओर लगातार नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाता है। ठीक है, जो नया आरएनए बन रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में ये इसी तरीके से इलॉन्गेशन होते जाता है। लास्ट में ये टर्मिनेशन कैसे होता है, यानी ख़त्म कैसे होती है ये प्रक्रिया, तो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पेयरिंग है आरएनए डीएनए के बीच में, तो वो पेयरिंग थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वहीं से वो अलग हो जाते हैं। आरएनए और डीएनए के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन कमज़ोर हो जाए, है ना, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, ठीक है, आरएनए और ये डीएनए टेम्पलेट जो है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कमज़ोर हो जाए, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आरएनए जो बनना है ये अलग हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा आरएनए जो बना है ये अलग हो जाएगा, तो फिर नया और लंबा बनने की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ पे जो आरएनए है और ये डीएनए के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस तरह के हेयर पिन लूप कैसे बनता है, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना है ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं, जैसे GGCU CC। तो GGAGCC ये दो ऐसे हैं कि अगर ये आरएनए इस तरीके से मुड़ जाए तो वो आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। देखिए जी इसका है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुड़ गया अगर इस तरीके से, तो सी और जी के बीच में पेयरिंग होता है, हम जानते हैं, है ना। सी और जी आपस में अगर आमने सामने हैं, देखिए यू और ए का पेयरिंग होता है ना, सी और जी का, सी और जी, सी और जी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब कई न्यूक्लियोटाइड लगातार हों और वो आपस में पेयरिंग कर सकते हों, संभावना होती है जब, तो वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, परंतु एक दो अगर सिमिलरिटी हो तो ऐसा पेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि वो उनके बीच में बॉन्ड जो है कमज़ोर रहेगा। परंतु कई न्यूक्लियोटाइड क्रम से यहाँ पे हैं जो कि आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, तो एक पेयरिंग करके एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं और एक इस तरीके से हेयर पिन लूप बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो सिंथेसाइज हो रहा है आरएनए वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम इंट्रिंसिक टाइप ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं। मतलब उसके अंदर ही आरएनए जो बन रहा है उसके अंदर ही ये कैपेबिलिटी है कि वो उसको टर्मिनेट कर सके ना। ये सीक्वेंस जो बनते हैं लास्ट में, वो सीक्वेंस ही उसको उसकी प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। टर्मिनेशन अर्थात प्रक्रिया को रोकना, है ना। कुछ कुछ में देखा गया कि रो प्रोटीन एक होता है, उसके द्वारा टर्मिनेशन किया जाता है। ये एक प्रकार का हेलिकेज एंजाइम है जो कि एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज है। एटीपी की आवश्यकता होती है, आरएनए के द्वारा स्टिमुलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पे आरएनए है वहीं पे हेलिकेज का काम करेगा। हेलिकेज मतलब दोनों हेलिक्स जो है ना, जैसे आरएनए और डीएनए आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इनके बीच में ये कट कर देगा बॉन्ड को, तो क्या होगा कि आरएनए स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं। प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं ना,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 2 तरीके से टर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो लास्ट स्टेप हो गया। मेन इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और यहाँ पर एक बात अच्छा बताना मैं भूल गया था, जैसे ये अब सिंथेसिस चालू हुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ता है, लंबा होने लगता है आरएनए जो स्ट्रैंड बन रहा है, तो यहाँ पर जो ये सिग्मा फैक्टर है ये बाहर निकल जाता है। सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता प्रोसेस की शुरुआत में ही पड़ती है। ठीक है, ये जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसकी आवश्यकता ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के शुरुआत में ही होती है। और जैसे ही फिर ये इलोंगेशन स्टेप में आता है, मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद आगे जुड़ते हुए आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है टेम्पलेट पे, तो सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है और वो अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो ये सिग्मा फैक्टर जो है ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आरएनए बनता है वो किसके जैसा होता है? वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होता है, जिससे सिंथेसिस नहीं हो रहा है। सिंथेसिस किससे हो रहा है? दूसरे वाले स्ट्रैंड से, है ना। तो इसके द्वारा हो रहा है और इससे जो जुड़ेगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा और वो फिर कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा, है ना। मान लीजिए आरएनए यहाँ पे जो बना हुआ है, इसका क्रम क्या है? AUCG ऐसा क्रम है मान लीजिए। तो वहीं पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, डीएनए में ना, तो इसमें क्या क्रम होना चाहिए? ATCG ऐसा कुछ क्रम होगा। फिर और भी आगे जो भी क्रम हो पूरा सेम टू सेम होता है। मैसेंजर आरएनए जो बनता है और कोडिंग स्ट्रैंड, बस अंतर ये रहता है टी यू की जगह में टी रहता है डीएनए में, और जो आरएनए बन रहा है उसमें यूरेसिल या यूरिडीन होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। प्रोकैरियोट्स में देखा गया है कि केवल एक प्रकार का ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, जो कि सभी प्रकार के जो आरएनए हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और फिर दूसरे प्रकार के भी आरएनए होते हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन सब का सिंथेसिस एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में आगे हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में 3 टाइप के अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें थोड़ा भिन्नता होती है। 3 प्रकार के यानी आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 देखे गए हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए का टेम्पलेट की तरह उपयोग करते हुए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं।